हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन एक्सप्लोर फिजिक्स यूट्यूब चैनल। आई एम हिमांशु अग्रवाल। तो बहुत दिन हो गए अपने को, है ना, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते पढ़ते। स्टैटिकल मैकेनिक्स भी अब स्टार्ट हो गई है, या स्टार्ट कर देंगे नहीं हुई तो। ओके, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज अपने एक नई सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। ठीक है, क्योंकि तुम भी थोड़े से बोर हो गए होंगे। तुम पता नहीं हुए नहीं हुए, मैं तो बोर हो गया थोड़ा सा, है ना। तो अपन सोचते हैं कि नई सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, बहुत इजी है और छोटी सब्जेक्ट है। ओके, तो इसको पढ़ने से पहले पहले इसका वेटेज देख लेते हैं। एग्जाम में इसका कितना वेटेज है, नेट के एग्जाम में कितना वेटेज है। फिर अपन इसकी बुक्स देख लेते हैं, जो कि तुम्हें अभी फॉलो नहीं करनी है। अभी तुम्हें ओनली नोट्स पढ़ने हैं एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। फिर जैसे ही बुक्स का टाइम आएगा मैं बता दूंगा जब तुम्हें बुक्स पढ़नी होगी। ओके, तो पहले सबसे पहले इसका वेटेज देख लेते हैं। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का वेटेज क्या है। वेटेज, ठीक है, नंबर वेटेज क्या है इसका। तो सबसे पहले मैं बात करूं CSIR नेट में। ठीक है, CSIR नेट में ये ओनली पार्ट सी में आती है, पार्ट सी में। ठीक है, और ये आती है 15 मार्क्स की। दैट मीन्स कितने क्वेश्चंस होंगे, 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं यहाँ से। ठीक है, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स दोनों को मिला। ओके, फिर अगर मैं बात करता हूँ गेट में, तो गेट में लगभग सभी सब्जेक्ट के इक्वल वेटेज होते हैं। तो लगभग ये आती है तुम्हारे पास में 8 से 10 नंबर की। ठीक है, फिर अगर मैं जेस्ट की बात करूं, वैसे तो जेस्ट में जो सब्जेक्ट है ये हटा दी गई है। न्यूक्लियर, सॉलिड और एटॉमिक तीनों सब्जेक्ट हटा दी गई जेस्ट के अंदर। लेकिन फिर भी कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, मे बी वन क्वेश्चन। ठीक है, फिर ऐसे ही तुम्हारे पास में TIFR की बात करें तो TIFR में भी तुम्हारे पास में 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। और जो पार्ट सी होता है उसमें पूछे जाते हैं, जो PhD वालों का सेक्शन होता है उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्टिकल फिजिक्स से क्वेश्चन आता है, या न्यूक्लियर फिजिक्स से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जनरली इसका वेटेज हो गया। देखो, एक्चुअल जनरली होता क्या है कि जो नेट में जो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स है, ये जो 3 सब्जेक्ट है, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स एंड थर्ड इज सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ये तीनों ही सब्जेक्ट 15 मार्क्स की आती है और पार्ट सी में आती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते क्या हैं कि चलो ये तो छोटी सब्जेक्ट है, इसको बाद में पढ़ लेंगे। ओके, अभी तो क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स हुआ, क्लासिकल मैकेनिक्स हुआ, ठीक है, इसके अलावा मैथमेटिकल फिजिक्स हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हुआ, इस पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बड़ी सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ से कम 30-35 नंबर का मैटर आता है एग्जाम में। लेकिन फिर भी क्या होता है, सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेटेजी बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें क्या करना चाहिए, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं इनको अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखो, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है इसमें, एक तो ये जो तीनों सब्जेक्ट है ये पार्ट सी में आती है, तीनों सब्जेक्ट ही, है ना। इसमें पार्ट बी में क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, पार्ट सी में मिलते हैं। तो कहने का मतलब तीनों सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस हो गए, 9 क्वेश्चंस हो गए। ओके, जब 9 क्वेश्चंस हो गए, अच्छा पार्ट सी में क्वेश्चंस कितने आते हैं, पार्ट सी में क्वेश्चंस आते हैं 30। तुम्हें कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, मैक्सिमम अटेम्प्ट कितने कर सकते हो तुम, मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हो 20। ठीक है, और तुम्हारा तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है कि कैसे भी बिल्कुल सही सही 30 में से, है ना, 30 में से 12 से 13 क्वेश्चंस बिल्कुल सही सही हो जाए, गलत नहीं, सही सही, है ना, अपने को एक्यूरेसी रखनी है। 12 से 13 क्वेश्चन सही सही हो जाए। अब देखो, अगर तुम न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स को अच्छे से पढ़ते हो, कंसेप्ट क्लियर होते हैं तुम्हारे, बहुत आसान सब्जेक्ट है, कठिन नहीं है बिल्कुल भी। बस धीरे धीरे साथ साथ चलते जाना और अपने कंसेप्ट जो भी हैं क्लियर करते जाना। अगर तुम उसको करते हो तो यहां से तुम्हारे पास में 3 क्वेश्चंस आते हैं और तीनों क्वेश्चंस बनने वाले होते हैं। ठीक है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में तुम्हारे पास में 3 क्वेश्चंस आते हैं, तीनों क्वेश्चंस बनने वाले होते हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में 3 क्वेश्चन आते हैं, तीनों क्वेश्चंस बनने वाले होते हैं। कहने का मतलब 9 क्वेश्चंस है, अगर 9 में से तुम यहाँ पे 7 क्वेश्चन भी करते हो, 7 भी नहीं, मानो 2 कर लो, 6 क्वेश्चन भी करते हो, 6 क्वेश्चन भी बनते हैं, तो 12 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन तो यहाँ से कवर हो गए। और जैसे तुम्हारे पास एक क्वेश्चन डायमेंशन एनालिसिस का मिलेगा ही मिलेगा, +1 कर दो, 7 हो गया। क्वांटम मैकेनिक्स में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं पार्ट सी में, वहां से एक क्वेश्चन मान लो, 8 क्वेश्चन हो गए। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिकल स्टैटिक्स में पार्टीशन फंक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पे तुम्हारे दोनों तीनों क्वेश्चन बन जाएंगे।
ठीक है। तो कहने का मतलब अगर तुम यहाँ से ये क्वेश्चंस कवर अप कर लेते हो, इनको अच्छे से पढ़ लेते हो, तो तुम्हारा वहां पे सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तुम्हारा तो टारगेट है कैसे भी मुझे पार्ट सी में 12 से 13 क्वेश्चंस करने हैं, ये टारगेट पूरा हो जाएगा। अगर ये टारगेट पूरा हो गया फिर तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। तो तुम्हें ऐसी स्ट्रेटेजी अपनानी है कि ये इजी सब्जेक्ट है, इनको तो साथ में करना ही करना है तुम्हें। ऐसा नहीं है कि हाँ ये छोटी सब्जेक्ट इनको लास्ट में देख लेंगे, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, मैं तो कुछ जो बड़ी बड़ी सब्जेक्ट है उन पे फोकस करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनको बल्कि अच्छे से पढ़ना चाहिए। इनको एनी टाइम तुम्हें कोई भी कैसा भी क्वेश्चन पूछे तुम्हारा आंसर मिलना चाहिए यहाँ से, ठीक है। मैं सब करवा दूंगा, सारे सब्जेक्ट करवाऊंगा और तुम्हें रटवा भी दूंगा, इतना भी बोल रहा हूँ, समझा भी दूंगा, रटवा भी दूंगा, बाकी तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तुम एग्जाम में कितना क्या पढ़ के जाते हो। अब चलो मैं बात करता हूँ बुक्स की, ठीक है। बुक्स की बात करता हूँ। तो बुक्स एक तो है तुम्हारे पास में इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है, ये कर्ण की आती है। सेकंड है पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स ये आती है तुम्हारे पास में ग्रिफिथ की है, बहुत अच्छी बुक है। फिर एक और पार्टिकल फिजिक्स की है एमपी खन्ना, एमपी खन्ना, ठीक है। नेक्स्ट न्यूक्लियर फिजिक्स एसएन घोषाल, एंड नेक्स्ट न्यूक्लियर फिजिक्स की आती है तुम्हारे पास में डीसी टायल, ठीक है। तो तुम वैसे तुम्हें ये फॉलो नहीं करनी है 6 महीने के लिए, 6 महीने तक तुम्हें कोई भी बुक नहीं पढ़नी है। बार बार बोल रहा हूं मैं, मेरे से व्हाट्सएप पे भी या फिर बाद में वैसे क्वेश्चंस करते हैं कि सर बुक कौन सी फॉलो करें। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि अभी तुम्हें बुक फॉलो नहीं करनी है। अभी तुम बुक फॉलो भी करोगे तुम्हें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे जो पढ़ाऊंगा वो एक बुक से नहीं पढ़ा रहा, वो तुम्हारे पास में बहुत सारी बुक्स का मिक्सचर है, ओके। तो अभी एक बार तुम ये पढ़ लो, ये जब तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा फिर तुम्हें बुक्स आसानी से समझ में आ जाएंगी, फिर तुम आराम से बुक पढ़ सकते हो। तो अभी तुम्हें बुक नहीं पढ़नी है। जब तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, तुम्हें लगे कि नहीं मुझे पीएचडी एचईपी में हाई एनर्जी फिजिक्स में पीएचडी करनी है, जिसको पार्टिकल फिजिक्स के लिए बोलते हैं, तो तुम ये बुक्स फिर आप प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी तुम अगर चाहो कि नहीं मैं तो एक दो बुक ही करना चाह रहा हूँ, तो एक तो ये ले लेना, एक ये ले लेना, एक डीसी टायर, ये तीन तो पढ़ लेना, ठीक है ना। ये बुक बहुत अच्छी आती है, तो एक बार इसको नोट कर लो। फिर अपन स्टार्ट करेंगे आज पार्टिकल फिजिक्स, ओके। तो जल्दी से इसको नोट कर लो। हो गया नोट? चलो आगे चलते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना है, कुछ समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, कॉल करके पूछ लेना, मैसेज करके पूछ लेना, लेकिन समझ के चलना है। साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ऐसा नहीं कि बाद में सब्जेक्ट खत्म होके बना लेंगे, क्योंकि बाद में तुम्हारे पास में टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। अब अपनी दो दो सब्जेक्ट पैरेलल में चलेंगे। तो देखो अपन स्टार्ट करेंगे पहले पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है ना। पार्टिकल फिजिक्स पढ़ेंगे पहले, अपन ये पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में न्यूक्लियर फिजिक्स पे आएंगे। तो सबसे पहले तो पार्टिकल फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले कि पार्टिकल फिजिक्स की स्टडी क्यों करते हैं, ये जितने भी इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे मैंने तुम्हें यहाँ पे खुद लिखवाऊंगा, ठीक है, तुम उनको नोट कर लेना। तो सबसे पहले तो अपन पार्टिकल फिजिक्स को क्यों पढ़ते हैं, तो देखो स्टार्टिंग में जो यूनिवर्स था वो कैसा रहा होगा, ओके। स्टार्टिंग में एक्चुअली क्या था कि पूरे यूनिवर्स में जो भी है तुम्हारे ओनली एनर्जी ही एनर्जी था, वहां पे नो एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर, कोई भी मैटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। स्टार्टिंग में ओनली एनर्जी थी। तो मैं तुम्हें समझाता हूँ, देखना यहाँ पे, जब अपन बहुत साल पहले बात करें, लाखों करोड़ों साल पहले की बात करते हैं, तो वो जो पूरा यूनिवर्स था, स्टार्टिंग सिचुएशन ऑफ यूनिवर्स बता रहा हूँ मैं, जो पूरा यूनिवर्स था वो एज ए पॉइंट था, ठीक है ना। यहाँ पे एज ए पॉइंट इतना सा था तुम्हारे पास में पूरा यूनिवर्स, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंगुलरिटी, सिंगुलरिटी बोल दो, एज ए सिंगुलरिटी था तुम्हारे पास, ठीक है। ये स्टार्टिंग यूनिवर्स की कंडीशन है।
यानी कि यहाँ पर तुम्हारे पास में ओनली एनर्जी का एग्जिस्टेंस था, कोई भी तुम्हारे पास मेटल एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। फिर अचानक से सडनली क्या हुआ, विस्फोट हुआ। ओके, इसको बोलते हैं अपन बिग बैंग। सडनली क्या हुआ, बिग बैंग हुआ। बिग बैंग का मतलब विस्फोट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, तो जैसे ही विस्फोट हुआ तो यूनिवर्स का एक्सपेंड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यूनिवर्स का एक्सपेंड होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे तुम्हारे पास में जब मैं t इक्वल टू 10⁻⁻43 सेकेंड की बात करूं आफ्टर बिग बैंग टाइम, ये यानी कि 1/10⁻43 सेकेंड, तो देख लो कितना छोटा है ये, ठीक है ना। तो बहुत जल्दी जल्दी ये तुम्हारे पास में मटेरियल बनते गए। तो जब इस टाइम के बारे में बात करूं तो इस टाइम के ऊपर तुम्हारे पास जो टेम्परेचर था वो था T इक्वल टू 10⁻32 केल्विन, इतना टेम्परेचर था, ठीक है। और जो एनर्जी थी वो गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, E इक्वल टू 10⁻19 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारे पास में क्या था कि जो चारों इंटरेक्शन थी, फोर इंटरेक्शन, ऑल इंटरेक्शन आर यूनिफाइड, ठीक है। ऑल इंटरेक्शंस आर यूनिफाइड, ठीक है ना। चार इंटरेक्शंस अपन पढ़ेंगे अभी, फंडामेंटल इंटरेक्शन इस लेक्चर में वही पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, वीक एंड स्ट्रॉन्ग, वो सारी यूनिफाइड थी, मतलब उनको डिफरेंट अपन नहीं कर सकते थे। लेकिन और जैसे अपन आगे आए, यानी टाइम और कम हुआ, 10⁻⁻35 सेकेंड की बात करें, जब टाइम और बढ़ गया, इतने टाइम बाद में आफ्टर बिग बैंग तुम्हारे पास में यहाँ पे उसका टेम्परेचर कितना हो गया, टेम्परेचर तुम्हारे पास में क्या होता गया, कम होता गया। जब टेम्परेचर कम होता गया तो सबसे पहले क्या होगा कि जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है, इज सेपरेटेड। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन सबसे पहले क्या हुई, सेपरेट हुई, ओके, आफ्टर दिस टाइम। लेकिन फिर भी तुम्हारे पास में बची हुई तीन इंटरेक्शन क्या थी, यूनिफाइड थी, ठीक है ना। उनको फिर बाद में आफ्टर t इक्वल टू 10⁻⁻10 सेकेंड, आफ्टर t इक्वल टू 10⁻⁻10 सेकेंड, इस टाइम बाद में तुम्हारे पास जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन थी, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इज सेपरेटेड एंड इलेक्ट्रोवीक, इसके अंदर दोनों आ गए, इलेक्ट्रोवीक इंटरेक्शन इज नॉट सेपरेटेड, ठीक है ना। इसको अपन बोलते हैं GUT, ग्रांड यूनिफाइड थ्योरी, ठीक है ना, गट्स बोलते हैं। कि उसमें क्या होगा कि बाकी जो तीन इंटरेक्शन थी उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को सेपरेट कर लिया गया, हो गई स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन सेपरेट हो गई। फिर t इक्वल टू, फिर टाइम t इक्वल टू 10⁻⁻4 सेकेंड बाद में सेपरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक इंटरेक्शन, ये दोनों इंटरेक्शन क्या हो गई, सेपरेट हो गई। फिर आफ्टर t इक्वल टू 10⁻⁻2 सेकेंड बाद, या फिर अपन कहें आफ्टर 3 मिनट ऑफ बिग बैंग न्यूक्लियाई इज फॉर्म्ड। 3 मिनट बाद में, बिग बैंग के 3 मिनट बाद में न्यूक्लियाई बनने लग गया, ठीक है। तो ये सारी जो कैलकुलेशंस है जो भी है, ये पहले उस टाइम पे तो कोई अपन बने नहीं, जब न्यूक्लियाई तुम्हारे पास में तब बना था, तो अपन तो थे ही नहीं उस टाइम पे। तो ये सारी कैलकुलेशंस कहाँ से आई, एक्चुअली क्या है कि बिग बैंग की जो सिचुएशन है वो लैब में क्रिएट की गई। हाँ, फिर ऐसा हुआ होगा ये सब करके, मतलब वहां पे सिचुएशन बना के फिर वहां पे कैलकुलेट की गई ये सारी चीजें, ठीक है। तो स्टार्टिंग जो यूनिवर्स है वो इस तरह से कुछ यूनिवर्स का एक्सपेंड हुआ, और एट प्रेजेंट में भी क्या हो रहा है, यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड होता जा रहा है, ठीक है। तो अपन स्टार्टिंग यूनिवर्स की बात करें तो ये स्टार्टिंग यूनिवर्स की कंडीशन है। उसके बाद में जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता गया, ठीक है ना। फिर बाद में जो भी है अपने जितने भी जो भी है तुम्हारे पास में, वो सब, ये सारी स्टडी कहाँ से निकल के आती है, पार्टिकल फिजिक्स से। और इसकी स्टडी करने के लिए अपने को बहुत ज्यादा हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स व्हाई पार्टिकल फिजिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज हाई एनर्जी फिजिक्स, HEP, ठीक है। कोई बोलता है ना कि मुझे HEP में PhD करनी है,
अब जानते हैं ही नहीं एचईपी क्या होता है, ठीक है ना, हाई एनर्जी फिजिक्स। ठीक है, हम भी ऐसे ही थे एमएससी के अंदर, जब एमएससी में एमएससी कंप्लीट हुई थी तो हमने सुन लिया एचईपी, अच्छा नाम लगा, ठीक है। फिर बाद में कोई बोलता क्या आगे क्या करोगे, पीएचडी किस में करोगे, बोले एचईपी में करेंगे। अब ये नहीं पता कि पार्टिकल फिजिक्स को हाई एनर्जी फिजिक्स बोलते हैं ना। तो तुम में से भी हो सकता है किसी को नहीं पता होगा, तो ध्यान रखना कि पार्टिकल फिजिक्स को ही हाई एनर्जी फिजिक्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब यूनिवर्स की स्टडी करने के लिए जो लैब में मिनिएचर बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग की सिचुएशन क्रिएट की गई थी, उसके लिए वेरी हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाई एनर्जी फिजिक्स। ओके, तो ये जल्दी से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। लिख लो चाहे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिख लो, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। देखो, पार्टिकल फिजिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज, particle physics is also called as high energy physics. Why? ऐसा क्यों, ठीक है, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग यूनिवर्स की जो सिचुएशन है उसको जानने के लिए, स्टार्टिंग यूनिवर्स की जो माइस्ट्री है उसको जानने के लिए लैब में मिनिएचर बिग बैंग की सिचुएशन क्रिएट की गई। उस सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए या उसकी माइस्ट्री को जानने के लिए हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। दैट्स व्हाई पार्टिकल फिजिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज हाई एनर्जी फिजिक्स। फॉर स्टडी द स्टार्टिंग यूनिवर्स, फॉर स्टडी द starting universe, for study the starting universe, high energy required to produce a high energy required to produce a miniature big bang situation in laboratory, in lab, ठीक है ना, in laboratory, in laboratory, in laboratory, that's why it is called as HEP, पूरा नाम लिखना सब लिख लेना, हाई एनर्जी फिजिक्स। भाई कहने का मतलब हैवी पार्टिकल तुम्हें कब मिलेगा, जब इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी हाई होगी तभी तुम्हें हैवी पार्टिकल मिलेगा। दैट्स व्हाई अपन इसको हाई एनर्जी फिजिक्स कहते हैं। लिख लेना, लिखो तो, हैवी पार्टिकल is found only when energy of incident particle is high, लिख लो इसको। in present time 10 to the power 13 mega electron volt particle can be produced, ठीक है। इतनी ये तुम्हारे पास में बहुत हाई एनर्जी होती है, 10 to the power 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट्स व्हाई पार्टिकल फिजिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज हाई एनर्जी फिजिक्स। ओके, चलो हो गया इतना, नोट कर लो इसको जल्दी से, फिर अपन स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल इंटरेक्शंस। हो गया, नेक्स्ट है व्हाई वी स्टडी द पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है, हेडिंग लिखो।
ये क्वेश्चन बना के लिख लो, व्हाई वी स्टडी द पार्टिकल फिजिक्स, व्हाई वी स्टडी द पार्टिकल फिजिक्स। ठीक है, पार्टिकल फिजिक्स की अपन स्टडी क्यों करते हैं, तो इसमें लिख लो, टू गिव द आंसर ऑफ मैनी क्वेश्चंस, टू गिव द आंसर ऑफ many questions like, पहला लिख लो, what is the ultimate constitution of matter, what is the ultimate constituents of matter, मैटर के अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, हाउ द पार्टिकल आर इंटरेक्ट टू ईच अदर, इंटरेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड particle and behind matter and antimatter asymmetry। asymmetry, ठीक है ना, इनके बीच ये जो क्वेश्चन है कुछ, इनको एक्सप्लेन करने के लिए पार्टिकल फिजिक्स की स्टडी करते हैं। हाउ द यूनिवर्स ओरिजिनेट, how the universe originate, how the universe originate, and what was the behavior of matter, and what was the behavior of matter, what was the behavior of matter during the initial stage of universe, during the initial state of matter। ठीक है, या फिर अपन जब एस्ट्रोफिजिक्स की बात करते हैं, उसकी माइस्ट्री को या उसके माइस्ट्री को समझने के लिए भी अपन पार्टिकल फिजिक्स की स्टडी करते हैं ना, टू हेल्प द to know the astrophysics particle physics is very helpful, ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इनके आंसर देने के लिए अपन क्या करते हैं, पार्टिकल फिजिक्स की स्टडी करते हैं। तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर अपन जब मेन टॉपिक है फंडामेंटल इंटरेक्शंस, उसको अपन स्टार्ट करते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ठीक है, अब हेडिंग लिख लो, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ना कि तुम स्टडी क्यों करते हो भाई पार्टिकल फिजिक्स की। जब इंटरव्यू में जाते हो, अगर तुम बोलते हो कि सर मुझे तो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स बहुत अच्छे से आती है, आप वो पूछ लो मुझसे, तो वहां पे ये क्वेश्चंस तुमसे पूछ सकते हैं, व्हाई वी स्टडी द पार्टिकल फिजिक्स। ठीक है, अब लिख लो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं, लिख लो इसमें, ए पार्टिकल which has no any internal structure, ठीक है ना, is known as एलिमेंट्री पार्टिकल। ऐसे पार्टिकल जिसकी कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, मतलब जो किसी और पार्टिकल से मिलकर नहीं बने होते हैं, सिंपल बात ये है ना। या फिर मैं बोलूं स्ट्रक्चरलेस पार्टिकल, इज आल्सो नोन एज एलिमेंट्री पार्टिकल। इसमें लिखो, आगे लिख लो, पहले कौन से पार्टिकल थे, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले, एटम इज द
एटम इज द एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है। अप टू 1935 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, गामा पार्टिकल, पॉजिट्रॉन आर द एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है। 1935 तक ये थे। टुडे लेप्टॉन्स एंड क्वार्क्स, टुडे leptons and quarks are elementary particles, ठीक है। प्रोटॉन क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोटॉन की इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ होती है। प्रोटॉन जो है वो क्वार्क्स से मिलके बने होते हैं। अभी क्वार्क्स क्या होते हैं, लेप्टॉन्स क्या होते हैं, ये सारे अपन पढ़ेंगे, उसकी टेंशन लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल की मतलब ये कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, और ये एलिमेंट्री पार्टिकल होते क्या है, उनकी डेफिनेशन है, इसको नोट करो, फिर अपन फंडामेंटल इंटरेक्शंस पे आते हैं। अब हेडिंग लिख लो, फंडामेंटल इंटरेक्शन। हेडिंग लिखो, फंडामेंटल इंटरेक्शन। फंडामेंटल इंटरेक्शन, ठीक है। चार तरह की फंडामेंटल इंटरेक्शन होती है। पहले लिख लो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, सेकंड लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, थर्ड लिखो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, एंड फोर्थ लिखो वीक इंटरेक्शन, ठीक है। ये चार तरह की इंटरेक्शन होती है। अपन चारों को अलग अलग, चारों की प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर अपन लास्ट में एक समरी टेबल बनाएंगे जो कि तुम्हें याद रखनी है ना, शॉर्ट नोट्स के अंदर वही लिखना है तुम्हें, कंक्लूजन के अंदर वही लिखना है। तो ये लिख लो, अपन जो है वो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की पार्टिकल फिजिक्स के अंदर बात नहीं करते हैं, इन तीनों की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है, इसमें जो इसके अंदर जो पार्टिकल्स आते हैं वो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, उनका मास बहुत ज्यादा होता है। और जो पार्टिकल फिजिक्स है वो जिनके मास तुम्हारे पास में कम होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, उनके बारे में स्टडी करता है पार्टिकल फिजिक्स। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे पास में छोटे पार्टिकल्स होंगे, उनकी एनर्जी भी क्या होगी, हाई होगी। भाई एक तुम्हारे पास में मान लो ये है ना, और एक तुम्हारे पास में बिल्कुल छोटा मार्कर है जिसका मास बिल्कुल कम है। अगर तुम दोनों को फेंकोगे तो किसकी तुम्हारे पास में वेलोसिटी ज्यादा होगी? छोटे वाले की होगी, क्योंकि उसकी एनर्जी भी तुम्हारे वेलोसिटी ज्यादा, तो एनर्जी भी हाई होगी। दैट्स व्हाई अपन जो पार्टिकल फिजिक्स के अंदर है ओनली इन तीनों इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स आते हैं उनकी तुम्हारे पास में जो मास होता है वेरी हाई होता है, तो इसको अपन इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। बाकी प्रॉपर्टीज अपन इसकी भी देखेंगे, ठीक है। ये नोट करो, फिर ये कर लो, फिर अपन इसको स्टार्ट करते हैं 1 मिनट में, ठीक है। चलो हो गया। चलो पहले अपन बात करते हैं ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस, ठीक है। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की बात करते हैं तो देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो सबसे पहले जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है वो हमेशा दो पार्टिकल्स होते हैं, वो दोनों मास पार्टिकल्स होने चाहिए, ठीक है, उनके बीच में ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होती है। दूसरा, ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर की होती है, ठीक है ना। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखते जाओ। पहली प्रॉपर्टी है ऑलवेज अट्रैक्टिव, ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है। सेकंड लिख लो, सेकंड प्रॉपर्टी लिख लो इसकी। सेकंड प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास में वीकेस्ट फोर्स इन नेचर,
वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, सबसे वीक फोर्स होता है ये। थर्ड लिख लो, थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, फॉलो इनवर्स स्क्वायर लो, फॉलो इनवर्स स्क्वायर लो। भाई तुम्हारे पास में मान लो ये 5 पार्टिकल यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, डिस्टेंस r है, तो तुम्हारे पास में फोर्स क्या होता है, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, यही होता है तुम्हारे पास में। तो ध्यान रखना, ये हमेशा दो मास पार्टिकल के बीच में रखता है और प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1 अपॉन r स्क्वायर, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट, अच्छा फोर्स तुम्हारे पास में देखो क्या है, ये फॉलो कर रहा है F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। तो जब इसकी रेंज की बात करेंगे तो फोर्स ये कहां तक लग सकता है। अच्छा ये फोर्स जीरो कब होगा, ये फोर्स जीरो जब होगा जब तुम्हारे पास में एट r टेंड्स टू इनफाइनाइट, फोर्स क्या होगा तुम्हारे पास में, जीरो। तो ये इनफाइनाइट रेंज का फोर्स होता है। ठीक है ना, तो इसकी रेंज क्या होती है, इनफाइनाइट। तो लिख लो लॉन्ग रेंज, लॉन्ग रेंज इंटरेक्शन या फिर इनफाइनाइट रेंज, इनफाइनाइट रेंज। ठीक है ना, कोष्टक में लिखना चाहो तो लिख लो एट r टेंड्स टू इनफाइनाइट फोर्स टेंड्स टू जीरो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो इसकी, लॉन्ग रेंज इंटरेक्शन। नेक्स्ट लिखो फोर्स इज इंडिपेंडेंट, फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी, orientation and velocity, orientation and medium। मतलब तुम्हारे पास में एक चाहे मास पार्टिकल कोई एक मीडियम के अंदर है, मान लो तुम्हारे पास वैक्यूम के अंदर है, एक तुम्हारे पास में वाटर के अंदर है, तो उसके ऊपर ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास में जो दोनों मास पार्टिकल है उसके ऊपर मीडियम का इफेक्ट पड़ेगा, मीडियम का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, इसमें लिख लो नेक्स्ट मीडिएटिंग पार्टिकल, मीडिएटिंग पार्टिकल, मीडिएटिंग पार्टिकल या फिर इसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज पार्टिकल, एक्सचेंज पार्टिकल, मीडिएटिंग पार्टिकल, एक्सचेंज पार्टिकल। क्या होता है इसके अंदर, ग्रेविटोन, ग्रेविटोन। इसका मास, मास इसका होता है जीरो, वेलोसिटी c के बराबर, और स्पिन कितना होता है इसका, 2 होता है। ठीक है ना, मीडिएटिंग पार्टिकल, एक्सचेंज पार्टिकल क्या होता है, मान लो तुम्हारे पास में ये दोनों मास पार्टिकल हैं, ये दोनों आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो ये इंटरेक्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब इनके बीच में कोई एक एक्सचेंज पार्टिकल है जिसकी वजह से ये इंटरेक्शन कर रहे हैं, एक मीडिएटिंग पार्टिकल है जिसकी वजह से ये इंटरेक्शन हो रहा है इनके बीच में। ठीक है ना, तो जितनी भी इंटरेक्शन है उन सबके बीच में एक ना एक तुम्हारे पास में एक ऐसा मीडिएटिंग या एक्सचेंज पार्टिकल होता है जिसकी वजह से वो इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, तो ये नोट कर लो इतना। द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरेक्शन, नेक्स्ट लिखो द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरेक्शन, the strength of interaction is measured by the constant g mn स्क्वायर अपॉन h क्रॉस c। ठीक है, mn क्या है यहाँ पे, mn क्या है तुम्हारे पास में, मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो इससे मेजर की जाती है। ये सीजीएस या ईएसयू के अंदर आएगी इसकी यूनिट भाई, है ना, सीजीएस या ईएसयू के अंदर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की, लेकिन ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की अपन बात पार्टिकल फिजिक्स में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं वो तुम्हें मैं बता चुका हूं। ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर अपन आगे नेक्स्ट इंटरेक्शन देखेंगे। हो गया,
चलो नेक्स्ट अपने पास में सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं अपन। पहली प्रॉपर्टीज लिख लो, पहली प्रॉपर्टी लिखो, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। ये तुम्हारे पास में दो या दो से चार्ज पार्टिकल है, उनके बीच में लगती है ऐसी इंटरेक्शन, ठीक है। तो अब दोनों चार्ज पार्टिकल का अगर नेचर सेम है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सिव होगा, एक अट्रैक्टिव है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव होगा। नेक्स्ट लिख लो, फॉलो, या सीधा लिख लो इनवर्स स्क्वायर लो, इनवर्स स्क्वायर लो, यानी कि इसमें भी क्या होता है फोर्स K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो फॉलो इनवर्स स्क्वायर लो। थर्ड लिखो लॉन्ग रेंज, लॉन्ग रेंज या फिर इनफाइनाइट रेंज, इनफाइनाइट रेंज। इसमें भी सेम वही सिचुएशन है तुम्हारे पास में। ये कब होगा तुम्हारे पास में, F0 कब होगा, व्हेन R टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो रेंज इसकी क्या होगी तुम्हारे पास में, इनफाइनाइट रेंज हो गया। नेक्स्ट लिखो मीडिएटिंग पार्टिकल, या जिसको अपन एक्सचेंज पार्टिकल बोलते हैं, इज फोटोन, गामा फोटोन, फोटोन, ठीक है ना, गामा पार्टिकल्स। जिसका मास तुम्हारे पास 0 होता है, वेलोसिटी c के इक्वल, और स्पिन क्या होता है, 1 होता है। नेक्स्ट लिख लो, ये जो इंटरेक्शन है डिपेंड ऑन वेलोसिटी एंड मीडियम of the particle, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट ऑन ओरिएंटेशन ऑफ द पार्टिकल के ओरिएंटेशन पे इंडिपेंडेंट रहती है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे वो कैसा नेचर का रहता है, सेंट्रल नेचर का रहता है, सेंट्रल। नेक्स्ट, इसमें जो स्ट्रेंथ है वो किससे मेजर करोगे, लिखो द स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाय, द स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाय, द स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाय E स्क्वायर अपॉन H क्रॉस C, ठीक है, CGS के अंदर आता है, ठीक है ना, CGS, ठीक है। और तुम्हें E की वैल्यू तुम्हें पता है, C की वैल्यू तुम्हें पता है, H क्रॉस की वैल्यू है ना। तो ये जनरली किसके बराबर होता है, जो अल्फा होता है E स्क्वायर अपॉन H क्रॉस C। अल्फा को बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 अपॉन 137, दैट मींस 10 टू द पावर -3 लगभग। इसकी स्ट्रेंथ ये होती है। नेक्स्ट लिखो, द कैरेक्टरिस्टिक time of interaction is, the characteristic time of interaction is 10 to the power -16 to 10 to the power -20 सेकंड, ठीक है ना। ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास में इसकी उस प्रॉपर्टीज हो गई। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक टाइम क्या होता है कि जो मीडिएटिंग पार्टिकल है, जब एक चार्ज पार्टिकल से दूसरे चार्ज पार्टिकल में जाता है, तो उस टाइम के अंदर जब ये दूसरे चार्ज पार्टिकल में जाता है, तो जो टाइम टेकन है, यानी कि टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गोइंग फ्रॉम वन चार्ज पार्टिकल टू अनदर चार्ज पार्टिकल इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक टाइम, ठीक है। कोई भी पार्टिकल जो होता है, मीडिएटिंग पार्टिकल, वो जब एक चार्ज पार्टिकल से दूसरे चार्ज पार्टिकल में जाता है, तो उस दौरान उसका जो टाइम होता है वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक टाइम। और कितना होता है वो, 10 टू द पावर -16 टू 10 टू द पावर -20 सेकंड, ठीक है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको नोट कर लो। फिर अपन नेक्स्ट चलेंगे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के बारे में, ठीक है। तो पार्टिकल फिजिक्स में इन चारों इंटरेक्शन की अपन बात करने वाले हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज को तुम्हें याद रखना है। लास्ट में मैं एक समरी टेबल बना दूंगा, ठीक है ना, तो उसमें तुम्हें याद करना होगा सबको।
चलो नेक्स्ट लिखो। थर्ड लिखो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। थर्ड लिखो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंट्रैक्शन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं अपन। ये हमेशा जो न्यूक्लियॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर लगती है इंट्रैक्शन, ठीक है ना। तो इसकी पहली प्रॉपर्टीज लिख लो, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। सेकंड लिख लो, सेकंड प्रॉपर्टी लिखो इसकी शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज है इसका मतलब शॉर्ट रेंज कितनी है इसकी, आर जो है लगभग बराबर है 10 टू द पावर -15 मीटर, ये इसकी रेंज होती है लगभग, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, अच्छा ये किसकी, ये तुम्हारे पास में फर्मी होता है, तो ऑर्डर ऑफ फर्मी, ऑर्डर ऑफ फर्मी। और तुम्हें पता है कि न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस के अंदर जो रेंज होती है वो कितनी होती है, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंट्रैक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट लिखो, एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ द फोर्स इज नॉट नोन, एग्जैक्ट form of the force is not known, but पहला लिख लो spin and isospin dependent, सेकेंड लिखो चार्ज इंडिपेंडेंट, थर्ड लिखो थर्ड लिखो तुम इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन डिपेंडेंट, वेलोसिटी डिपेंडेंट, ओरिएंटेशन डिपेंडेंट, वेलोसिटी डिपेंडेंट, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो इसके अंदर मीडिएटिंग पार्टिकल इज, मीडिएटिंग पार्टिकल इज, इसमें मीडिएटिंग जो पार्टिकल होता है वो वैसे तो मेसोन्स होते हैं, मेसोन्स कोई भी कायोन्स हो सकते हैं ना, कि मेसोन्स हो सकते हैं या पायोन्स हो सकते हैं, है ना। तो मैं लिख रहा हूँ पायोन्स, पायोन्स यानी कि पाई प्लस माइनस या फिर पाई जे, ये होते हैं, ठीक है। जब इनकी मास की बात करते हैं, इनका जो मास होता है 134 से 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनका जो वेलोसिटी होती है लेस देन सी होती है, स्पिन जो होता है इसका 0, ठीक है ना। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, मेसोन्स की प्रॉपर्टीज है ये, ठीक है ना, मेसोन्स की। स्ट्रेंथ ऑफ द इंट्रैक्शन इज मेजर्ड बाय, strength of interaction is measured by g square upon h cross c, g square upon h cross c। g क्या है, g है न्यूक्लियर इंट्रैक्शन कांस्टेंट या कोफिशिएंट। नेक्स्ट लिखो कैरेक्टरिस्टिक टाइम ऑफ इंट्रैक्शन इज, कैरेक्टरिस्टिक टाइम ऑफ इंट्रैक्शन इज यहां पे लिख रहा हूं मैं ना, कैरेक्टरिस्टिक टाइम ऑफ इंट्रैक्शन इज, ये होता है तुम्हारे पास में 10 टू द पावर -23 सेकेंड, 10 टू द पावर -23 सेकेंड, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर लाइफ टाइम, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर लाइफ टाइम, न्यूक्लियर लाइफ टाइम। न्यूक्लियर लाइफ टाइम क्यों बोलते हैं,
क्योंकि कोई एक पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियर में कितने टाइम तक रह सकता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर लाइफ टाइम। तो लिख लो न्यूक्लियर लाइफ टाइम क्या है, टाइम टेकन बाय ए फोटोन टू ट्रेवल ए न्यूक्लियर डायमीटर। अब देखो यहाँ पे टो इज इक्वल टू, तो टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू ये होता है तुम्हारे पास में डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यानी कि 2r, डायमीटर 2r तुम्हारे पास में, वेलोसिटी कितनी है c, फोटोन है तुम्हारे पास में, रेंज कितनी होती है इसकी 10⁻⁻15, लगभग बराबर कर रहा हूँ 10⁸, इधर जाके कितना हो जाएगा 10⁻23 सेकेंड। ठीक है ना, इसलिए इसको न्यूक्लियर लाइफ टाइम भी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, याद रखना है, नोट कर लो इसमें। और एक और लिखना चाहो लिख लेना, दिस इज नॉन सेंट्रल टाइप, नॉन सेंट्रल टाइप का होता है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको नोट कर लो और तुम्हें याद रखनी है ये, है ना। तो ये तो याद ही रखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप तो सबका याद रखना है तुम्हें। चलो नोट करो इसको। हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन नेक्स्ट लिख लो वीक इंट्रैक्शन, फोर्थ लिख लो वीक इंट्रैक्शन, वीक इंट्रैक्शन। ठीक है, वीक इंट्रैक्शन, इसमें सबसे पहले लिखो शॉर्ट रेंज फोर्स, या सबसे पहले लिख लो एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ नेचर इज नॉट नोन, एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ नेचर इज नॉट नोन, इज नॉट नोन। कहने का मतलब ये अट्रैक्टिव टाइप का है, रिपल्सिव टाइप का है, ऐसा एग्जैक्ट फॉर्म अभी पता नहीं लगा है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो इसमें शॉर्ट रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज होता है, शॉर्ट रेंज इंट्रैक्शन, वो दोनों जो थे ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो हाई रेंज थे, इनफाइनाइट रेंज थी उसकी, स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों शॉर्ट रेंज होता है। इसकी जो रेंज होती है वो लगभग उसकी 10⁻⁻15 मीटर, न्यूक्लियर रेंज के ऑर्डर की होती है, इसकी होती है 10⁻17 टू 10⁻18 मीटर, ये इसकी रेंज होती है। नेक्स्ट लिख लो इसके अंदर मीडिएटिंग पार्टिकल्स या इंटरमीडिएट वेक्टर बोसॉन, mediating particles are intermediate वेक्टर बोसॉन। ठीक है ना, अब वेक्टर बोसॉन एक तो स्केलर बोसॉन होते हैं, वेक्टर बोसॉन होते हैं, इसका मतलब इसकी स्पिन कितनी होगी 1 होगी, वो होते हैं वेक्टर बोसॉन। ठीक है ना, तो या फिर तुम इसको बोलो W प्लस माइनस, है ना, ये होते हैं Z0, ये वेक्टर बोसॉन्स होते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा इनके बारे में आगे जब पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट लिख लो स्ट्रेंज पार्टिकल्स जनरली डिके, स्ट्रेंज पार्टिकल्स जनरली डीके वाया वीक इंट्रैक्शन, मतलब जो पार्टिकल स्ट्रेंज होंगे वो जनरली वीक इंट्रैक्शन के थ्रू डीके होंगे। अब स्ट्रेंज क्या पार्टिकल क्या होते हैं, स्ट्रेंज मतलब अजनबी, है ना, तो ये पार्टिकल भी अजीब ही तरह के हैं, है ना, इसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसको स्ट्रेंज पार्टिकल बोलते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या होती है, स्ट्रेंज पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, वो अपन देखने वाले हैं आगे। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे के लेक्चर्स में। नेक्स्ट लिखो द स्ट्रेंथ ऑफ द इंट्रैक्शन इज गिवन बाय
द स्ट्रेंथ ऑफ इंट्रैक्शन is given by GW square upon H cross C का होल स्क्वायर, GW स्क्वायर अपॉन H cross C का होल स्क्वायर, CGS में, ठीक है, CGS के अंदर है। GW क्या है? वीक इंट्रैक्शन कोएफिशिएंट, ये कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो कैरेक्टरिस्टिक टाइम ऑफ वीक इंट्रैक्शन इज, कैरेक्टरिस्टिक टाइम ऑफ वीक इंट्रैक्शन इज लिख लो 10 to the power -6 to 10 to the power -10 सेकेंड। ये नोट करो जल्दी से। ठीक है, तो ये चारों इंट्रैक्शंस हो गई, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, सबको आपस में कंपेयर करके याद रखोगे तो हो जाएंगे। तुम रटना चाहोगे कि इसका लाइफ टाइम इतना है, इसका लाइफ टाइम इतना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक टाइम इतना है, या फिर इसकी स्ट्रेंथ इतनी है, या फिर ये अट्रैक्टिव टाइप का है, रिपल्सिव इसकी रेंज इतनी है, तो नहीं होंगे। ऐसे कंपेयर करोगे जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, उनकी रेंज जो है इनफाइनाइट होती है। इनकी रेंज सबसे कम स्ट्रॉन्ग, सबसे कम इसकी रेंज होती है वीक की, जो होती है 10 to the power -17 to 10 to the power -18 मीटर। फिर बाद में स्ट्रॉन्ग की होती है 10 to the power -15 मीटर, ठीक है। इसमें कुछ रिलेशंस होते हैं, जैसे लाइफ टाइम और मास, लाइफ टाइम और स्ट्रेंथ में कुछ रिलेशन होता है, मास और रेंज में कुछ रिलेशन होता है, तो वो अपन देखने वाले हैं, वो भी अपन चीजें नोट करेंगे। वहां से क्वेश्चन भी आया हुआ है नेट में और आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जल्दी से नोट करो इसको, फिर अपन इसकी समरी लिखते हैं। चलो हो गया, अब लिखो समरी। जो चारों इंट्रैक्शन उनकी समरी लिखो। इधर लिखो सबसे पहले इंट्रैक्शन, ठीक है ना, कौन कौन सी इंट्रैक्शन आएगी वो लिख लो। उसके बाद में लिखो रेंज, फिर लिखो एक्सचेंज पार्टिकल कौन कौन से रहेंगे। फिर लिखो इसके बाद में मास ऑफ द एक्सचेंज पार्टिकल, फिर लिखो स्ट्रेंथ, फिर लिखो कैरेक्टरिस्टिक टाइम, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। अब इसमें सबसे पहले इंट्रैक्शन लिख लो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, फिर सेकंड लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, थर्ड लिखो वीक, फोर्थ लिखो ग्रेविटेशनल। ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन की रेंज कितनी होती है? इसकी रेंज होती है 10 to the power -15 मीटर। इसकी रेंज कितनी होती है? 10 to the power -17 to 10 to the power -18 मीटर। इसकी रेंज इनफाइनाइट, सो ये वीक की होती है भैया ना, ये वीक की होती है 10 to the power -17 to 10 to the power -18 मीटर। इसकी इनफाइनाइट, इसकी भी इनफाइनाइट। हो गया, ये याद हो जाएगा। एक्सचेंज पार्टिकल बताओ, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के लिए एक्सचेंज पार्टिकल कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के लिए जो एक्सचेंज पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं पायोन्स, ठीक है ना। तो अपन उसको मेसॉन्स भी लिख सकते हैं या फिर पायोन्स भी लिख दो यहाँ पे, पायोन्स, पाई +-0। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए गामा फोटोन, गामा पार्टिकल्स। वीक इंट्रैक्शन के लिए वेक्टर बोसॉन्स, इंटरमीडिएट वेक्टर बोसॉन्स, ठीक है, W+- ये। और ग्रेविटेशनल के लिए ग्रेविटोन, ठीक है। तो इसको नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट है, जब अपन पार्टिकल, मास पार्टिकल की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में जो
पायोन्स होते हैं, इसका मास होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए इसका मास 0, वीक के लिए इनका मास होता है 82 से 92 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इनका भी मास कितना होगा तुम्हारे पास में 0। ठीक है, स्ट्रेंथ की जब अपन बात करेंगे, स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो देखो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होता है, स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है, स्ट्रॉन्ग की। तो इसकी स्ट्रेंथ में 1 मान लेता हूं, क्योंकि अपने को बाकियों से कंपेयर करना है ना, तो बाकियों कंपेयर किसके कंपेयर में करेंगे, बाकियों कंपेयर जो है वो किससे करेंगे, स्ट्रॉन्ग से करेंगे। तो हाईएस्ट स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है 1, तो इसको मैंने सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है इसकी, ठीक है ना, होती है स्ट्रॉन्ग की, तो इसको मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया। अब इसके कंपेयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो इंटरेक्शन स्ट्रेंथ होती है वो होती है 10⁻³ ठीक है ना, यानी कि 1000 टाइम कम होती है इसकी स्ट्रेंथ किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की। फिर जब इसकी बात करेंगे इसकी होती है 10⁻³ किसके कंपेयर में, 1 के कंपेयर में, ठीक है, और इसकी फिर बाद में होती है 10⁻⁴। ये लो जी, हो गया नोट। अब नेक्स्ट तुम्हारे पास में कैरेक्टरिस्टिक टाइम, कैरेक्टरिस्टिक टाइम, इसका कैरेक्टरिस्टिक टाइम होता है तुम्हारे पास में 10⁻⁻23 सेकेंड। इसका कैरेक्टरिस्टिक टाइम होता है तुम्हारे पास में 10⁻16 टू 10⁻20 सेकेंड। इसका होता है लगभग 10⁻10 सेकेंड, वहां पे मैंने 10⁻6 से -10 लिखा होगा ना, तो मैं ये लिख सकता हूँ, और इसका होगा 10⁻+16 सेकेंड। तो ये तुम्हारे पास में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, ग्रेविटेशन के लिए। तो अपन इसकी बात नहीं करेंगे, अपन इन तीनों की बात करने वाले हैं पार्टिकल फिजिक्स के अंदर। तो ये समरी हो गई, इसमें तुम्हें एक तो ये याद रखनी है, ठीक है, एक तुम्हें एक्सचेंज पार्टिकल का, रेंज का, एक ही। अब तुम बोलोगे सर यही बच गया है, ये भी हम याद कर लेंगे, तो ठीक है, ये भी याद कर लो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास में एक समरी होगी, इसको याद रखना है। अब जो मैं चीज तुम्हें नोट करवा के लिखाऊंगा विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, एक चीज नोट करवा के लिखाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन भी पूछा गया है, अभी सोल्व भी करवाऊंगा मैं, ठीक है, तो नोट करो इसको। हम देखो उसको आगे देखते हैं, हम नोट करके लिखो। नोट करके लिखते जाओ, ठीक है। देखो रेंज जो होती है, रेंज, रेंज, ठीक है, इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो रेंज क्या होता है, R इज इक्वल टू एक रेंज, तुम्हारे पास डिस्टेंस होती है, और डिस्टेंस क्या होता है, टाइम इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूं c इनटू डेल्टा टी, लिख सकता हूँ यहाँ पे। अच्छा मुझे जल्दी से बताओ, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर एनर्जी एंड टाइम कितना होता है, यही होता है क्या, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, h क्रॉस अपॉन डेल्टा ई, और डेल्टा ई को क्या लिख सकता हूं मैं, m एक्सचेंज अपॉन सी स्क्वायर, m एक्सचेंज अपॉन सी स्क्वायर लिख सकता हूं, यहाँ पे लिख सकता हूं। तो इसकी वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू सी डेल्टा टी की वैल्यू h क्रॉस अपॉन m एक्सचेंज सी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r कितना आ जाएगा, h क्रॉस अपॉन m एक्सचेंज इंटू सी। कहने का इतना सा मतलब है कि जो रेंज है, रेंज R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m एक्सचेंज के होता है,
जो भी एक्सचेंज पार्टिकल है उसके मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, नेट में यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन नेट के अंदर पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखो, इसको अब तुम ऐसे भी प्रूव कर सकते हो। तुम्हें पता है ये होता है क्या, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स एच क्रॉस होता है, इसको ही रेंज बोलते हैं। एच क्रॉस अपॉन पी बराबर क्या होता है, एम वी। एम यहाँ पर किसका आएगा, मास ऑफ एक्सचेंज पार्टिकल, और वी की वेलोसिटी सी। तो ऐसे भी इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करो। दिस इज नॉट फर्स्ट, दिस इज नॉट फर्स्ट। सेकेंड लिखो, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू proportional to 1 upon कैरेक्टरिस्टिक टाइम। कैरेक्टरिस्टिक टाइम, जिसके लिए स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक टाइम क्या होगा, तुम्हारे पास में कम होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब अपन ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ लिख दें, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ लिखेंगे। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होती है, स्ट्रॉन्ग की, स्ट्रॉन्ग की। उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसके बाद में वीक, एंड उसके बाद में ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल, ये ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी, स्ट्रॉन्ग की होगी। अच्छा, मैं ऑर्डर ऑफ लाइफ टाइम की बात करूं, ऑर्डर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक टाइम या फिर लाइफ टाइम। कैरेक्टरिस्टिक टाइम क्या होती, बिल्कुल इसके उल्टा हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग लेस देन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेस देन, वीक लेस देन, ग्रेविटेशनल। ठीक है, और यहां से तुम्हारे पास में जो क्वेश्चन है नेट दिसंबर 2019 पूछा है। इंट्रैक्शन दे रखी थी, रिएक्शन दे रखी थी तुम्हें, वो मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक है, उसका लाइफ टाइम ऑर्डर पूछ रहा था। ठीक है, तो अगर तुम उस रिएक्शन को पहचान जाओ कि कौन सी स्ट्रॉन्ग है, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, कौन सी वीक है, तो तुम उसका जो ऑर्डर है लाइफ कैरेक्टरिस्टिक टाइम का वो लिख सकते हो। तुम्हें पता है जो स्ट्रॉन्ग होगी उसका लाइफ टाइम सबसे कम होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगी उसका स्ट्रॉन्ग से ज्यादा होगा, जो वीक होगी उसका तीनों में सबसे ज्यादा होगा। इसकी बात अपन करते ही नहीं है पार्टिकल फिजिक्स में। ठीक है, तो ये नोट है, ये नोट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो नोट है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे जो नोट्स हैं तो इसको तुम्हें याद रखना है, शॉर्ट नोट्स में लिख लेना, बार बार रिवाइज कर लेना इसका। ठीक है, तो ये नोट कर लो, फिर अपन एक क्वेश्चन करते हैं जो कि नेट में पूछा है, फिर अपन इस लेक्चर को खत्म करते हैं। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो जो कि नेट जून 2017 में पूछा है। नेट जून 2017 में क्वेश्चन क्या है, द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स between two nucleons, between two nucleons due to exchange of pions is 1.40 Fermi. If mass of pions is, if mass of pions is 140 mega electron volt by c square, and mass of rheomeson is 770 mega electron volt by c square, then the range of the force,
range of the force, then the range of the force due to exchange of रेहो-मेसन एच, ठीक है। ऑप्शन तुम्हें गिवन है 1.40 फर्मी, ऑप्शन बी क्या है 7.70 फर्मी, ऑप्शन सी क्या है 0.25 फर्मी 0.25 एंड ऑप्शन डी क्या है 0.18 फर्मी, ठीक है। अब तुम इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो घबरा जाओगे, है ना, लेकिन तुम जो गिवन है वो लिखोगे, इसका सॉल्यूशन में जो गिवन है वो लिखोगे, जो कैलकुलेट करना है वो लिखोगे तो हो जाएगा। देखो क्या है, द रेंज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियस ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ द पायोन्स ईच, ये यानी कि जब रेंज पायोन्स को एक्सचेंज करते हैं तो उस टाइम पे जो रेंज दे रखी है किसके लिए, पायोन्स के लिए, कितनी दे रखी है 1.40 फर्मी, एक तो ये गिवन है। आगे इफ मास ऑफ द पायोन्स ईच, यानी कि मास ऑफ द पायोन्स कितना दे रखा है 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर, और क्या है मास ऑफ द रेहो-मेसन, मास ऑफ द रेहो-मेसन इच कितना होगा तुम्हारे पास में 770 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर, है ना। देन द रेंज ऑफ द फोर्स ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ द रेहो-मेसन, यानी कि तुम्हें रेहो-मेसन की रेंज निकालनी है। अच्छा, रेंज और मास दे रखा है, रिलेशन पता है कि तुम्हें ये पता होगा R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मास, पता है, मैं ऐसे लिख दूं R पायोन्स अपॉन R रेहो-मेसन इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m है। अगर R पायोन्स ऊपर आ रहा है तो मास इसका क्या आएगा, इसका मास कितना आएगा नीचे आ जाएगा, और इसका मास तुम्हारे पास में ऊपर आ जाएगा, इज इक्वल टू, ठीक है। तुम्हें ये चाहिए R मेसन चाहिए, तो R मेसन रेहो-मेसन का इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, R पायोन्स और M पायोन्स, R पायोन्स कितना है 1.40 फर्मी, M पायोन्स कितना है 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर अपॉन M रेहो-मेसन कितना है 770 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर। अच्छा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा 11 आ जाएगा, तो देखो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको बच्चे देखो, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा R रेहो-मेसन इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.80 है ना, 140 गुना 280 अपॉन 11, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो देखो 0.11 दोनों 22, 6 बचेगा लगभग तुम्हारे पास में फर्मी के अंदर, ये आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा मिल गया तुम्हें, सी ऑप्शन मिल गया, ठीक है। डरा ऐसे रहा है कि पायोन्स, चलो पायोन्स तो रेहो-मेसन पता नहीं क्या आ गया, तो सिंपल तुम्हें रेंज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पता है, मास होता है। ये नेट जून 2017 में 5 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्वेश्चन जो टफ नहीं आते, क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं, और मैं बोल रहा हूँ कि न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स से बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तुम तीनों के तीनों क्वेश्चन पार्ट सी के अटेम्प्ट कर सकते हो 5-5 नंबर के, ठीक है। तो तुम्हें उसी तरह से इसकी तैयारी करनी है, बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है। तुम्हें मैंने 4 सब्जेक्ट बताए थे, थर्मो एंड स्टैटिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, है ना, और एक तुम्हारे पास में सॉलिड स्टेट फिजिक्स और एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, ये चारों स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये ध्यान रखना। चाहे भले ही ये 3 सब्जेक्ट छोटी हो, लेकिन ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। आज तो मजे हो गए हैं ना, होमवर्क क्वेश्चन नहीं मिला, होमवर्क क्वेश्चन तुम्हें नहीं मिला तो इसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेना और एक बार इसको रिवाइज कर देना, ठीक है ना, पूरा पढ़ लेना, जो भी कंक्लूजन मैंने लिखवाया लास्ट में वो एक बार पूरा रिवाइज कर देना, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो आई होप तुम्हें लेक्चर अच्छा लगा होगा। कुछ नई सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो गई, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। कोशिश करेंगे कि पार्टिकल फिजिक्स तुम्हारे 6 से 7 या 7 से 8 लेक्चर के अंदर पार्टिकल फिजिक्स कंप्लीट हो जाए, लेकिन उसमें अपन कुछ छोड़ने वाले नहीं है, सब कुछ पढ़ेंगे। ओके, तो अगर लेक्चर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके तुम पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय श्री श्याम।